नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सिर से लेकर पैर तक विदेशी कर्ज के अरब सागर में डूबा हुआ है, लेकिन कंगाल देश के राजा यानी इमरान खान आए दिन कर्ज के लिए देशों और संस्थाओं के सामने झोली फैलाकर खड़े हो जाते हैं। पर अब इमरान खान ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि कंगाल हो चुका है पाकिस्तान और अब इमरान सरकार के पास देश चलाने तक के पैसे नहीं बचे, यानी विदेशी कर्ज के आगे इमरान ने सरेंडर कर दिया। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से पलना नहीं झाड़ सकते, क्योंकि जब से सत्ता में आए तब से पाकिस्तान के सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। इसीलिए खबरदार में आज हम पाकिस्तान के विदेशी कर्ज की बैलेंस शीट का विश्लेषण करेंगे। क्रिप्टो करेंसी नाम आपने सुना होगा, हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट भी किया हो। अगर किया है तो जानते होंगे कि मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा एक बिल पेश करने वाली है, जिसके बाद आशंकाएं जताई जा रही हैं कि भारत में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या होगा? आज हम क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी आपकी हर आशंका को दूर करेंगे। आज खबरदार में हम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मिशन डार्ट भी डिकोड करेंगे। आपने फिल्मों में देखा होगा कि अंतरिक्ष से विशालकाय उल्कापिंड धरती से टकराता है, पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। कहा भी जाता है कि धरती से डायनासोर्स का अंत ऐसे ही हुआ, किसी उल्कापिंड के टकराने की वजह से, और ऐसा आगे भी हो सकता है। जिससे बचने के लिए आप नासा ने अपना एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, जो स्पेस में एक उल्कापिंड से टकराएगा। अगर यह मिशन कामयाब हो जाता है तो धरती पर किसी उल्कापिंड से तबाही का डर हमेशा हमेशा के लिए कैसे खत्म हो जाएगा, यह भी जानना काफी दिलचस्प है। शुरुआत लेकिन हम पाकिस्तान से कर रहे हैं। पाकिस्तान एक कंगाल देश है जो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। पाकिस्तान का यह सच पूरी दुनिया को पता है, लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी यह सच कबूल कर लिया है और मान लिया है कि अब पाकिस्तान कोई भी देश और ज्यादा कर्ज देने को तैयार नहीं है। और अब इमरान खान ने अपनी आवाम का खून चूसने का प्लान बनाया है, जो पहले ही महंगाई के कड़वे घूंट पी रही है। दरअसल एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेने को मजबूर पाकिस्तान को अब कोई नया लोन देने को तैयार नहीं है। ऐसे में इमरान खान को अब कोई रास्ता सूझ नहीं रहा और वो सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं कि पाकिस्तान की इस हालत के लिए वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वहां की पुरानी सरकारें थी। पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करना चाहता हूँ कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए। क्या कहा इमरान मियां? एक बार फिर से कहिए तो जरा। हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए। अरे ये क्या बात हुई? आपने तो विदेशी कर्जे से निजात दिलाकर पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का वादा किया था, और आपने तो मुल्क को रियासत फकीरा बना डाला। इमरान खान साहब तो बड़ी बातें कर रहे हैं कि नौकरी दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, गुर्बत मिटाऊंगा। गुर्बत नहीं मिटाएगा, वो गरीब मिटाएगा। पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करना चाहता हूँ कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। और ये हमने जो एक जिस तरह घर भी किसी का हो, अगर घर के अंदर आपके खर्चे ज्यादा है और आपकी आमदनी कम है, वो घर मुश्किलात में पड़ा ही रहेगा। उसमें कभी भी उस घर के अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं होगी, क्योंकि वो जो पैसा आपके पास सेव करके जो आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी फ्यूचर के लिए, वो आपके पास पैसा ही नहीं होगा कभी भी। और ये हमारा मुसलसल प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान में। ये कबूलनामा है इमरान खान का, जिन्होंने नए पाकिस्तान का सपना दिखाकर अपना सियासी सपना पूरा किया। लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने नया पाकिस्तान तो बनाया, लेकिन पुराने से भी बदतर। खुद इमरान खान ने कबूल किया था कि अब हर पाकिस्तानी के ऊपर 1,75,000 रुपए का कर्ज है। इमरान खान ने जब सत्ता संभाली थी तो हर नागरिक के ऊपर 1,20,000 रुपए का कर्ज था, यानी इमरान के राज में हर पाकिस्तानी पर 55,000 रुपए का कर्ज चढ़ गया। लेकिन अपनी आवाम पर इतना कर्ज चढ़ाने के बाद भी इमरान खान को सूझ ही नहीं रहा है कि अब करें तो क्या करें, कहें तो क्या कहें। अब हमारे पास सब टैक्स इकट्ठा होगा तो हम इनके ऊपर खर्च करेंगे, इनके ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे
तो यही पाकिस्तान की इंजन ऑफ ग्रोथ बन जाती है हमारी जो यूथ है। लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। जैसे जैसे ही हम लोगों को अश्योर करते जाएंगे कि हम उनका पैसा उन पे खर्च कर रहे हैं, सारा ये जो लग्जरी लाइफस्टाइल है हमारी रूलिंग एलीट का लोगों के टैक्स के पैसे के ऊपर, इसको हम नीचे लाते जाएंगे। ये 2 ऑफिस में मैंने तकरीबन 110 करोड़ रुपया खर्चा कम कर दिया इन्फ्लेशन के बावजूद। और मैं ये समझता हूं कि जितना जितना लोगों को कॉन्फिडेंस आता जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर, उतना ही हमारे लिए आसान हो जाएगा पैसा इकट्ठा करना। इमरान खान ने पाकिस्तान की बंगाली का रोना पीटना इसलिए मचाया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान पर अब इतना विदेशी कर्ज चढ़ चुका है कि उसकी हैसियत ही नहीं है कर्ज चुकाने की। एक कर्जे ले लिए इतने पिछले 2008 से और 2018 के बीच में 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा है। यानी ये मैं कई दफा हैरान होता हूं कि इन लोगों को तो सजाएं मिलनी चाहिए इस वक्त कि आपने कैसे 6 ट्रिलियन से 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा ले गए आप 30 ट्रिलियन पे। कोई बड़े काम नहीं, कोई डैम्स नहीं बनी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स नहीं हुए चले जिससे आमदनी भी होती। और उस मुल्क में जब आपने इतना कर्जा चढ़ा दिया तो अब हमारी हुकूमत का क्या चैलेंज हुआ? पाकिस्तान को रोटी, कपड़ा और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अब दूसरे मुल्कों से भीख मांगनी पड़ रही है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 51.6 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी मदद की जरूरत है, जिससे वो अगले 2 साल तक अपने देश की मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन पाकिस्तान की कंगाली का आलम यह है कि एक कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए उसे दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन के बावजूद इमरान को समझ नहीं आ रहा कि वो हंसे या रोएं। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन इंशाल्लाह 6000 अरब तक इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है पहुंच जाएगी। तो 6000 अरब में से 3000 अरब तो चला जाना है उनके लिए हुए कर्जों की किस्तों के ऊपर। सारा मुल्क के लिए बच जाएगा 3000 अरब 22 करोड़ लोगों के लिए। तो वो हम उन लोगों को हमने उनकी सेहत का ध्यान रखना है, उनको हमने अस्पताल देने हैं, उनके लिए हमने स्कूल्स बनाने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। उसके लिए कितना पैसा बच जाता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी ज्यादा, जब 22 करोड़ लोगों के लिए आप और फिर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं हम। इमरान खान की चाहत यह है कि उनकी सरकार को इस आर्थिक संकट से निकालने का जिम्मा भी पाकिस्तान की आवाम संभाले, जो पहले से ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है। पाकिस्तान के फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक पाकिस्तान में बिजली की दरें 57% बढ़ी हैं। रसोई गैस सिलेंडर 51% महंगा हुआ है। पेट्रोल की कीमतों में 49% का इजाफा हुआ है। खाद्य तेल की कीमतों में 108% का इजाफा हुआ है। चीनी की कीमतें 83% बढ़ चुकी हैं। दालों की कीमतें 76% तक बढ़ी हैं। यहाँ तक कि आटा भी 52% महंगा होकर 60 रुपए किलो हो चुका है। और ये सब हुआ है इमरान खान के राज में, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब बात काम करने की आती है तो सारी परेशानियों का ठीक रहा अपने आवाम पर ही थोप देते हैं। फिर मैं दुनिया में भी फिरा हूं, लोग टैक्स देते हैं, या हमारा कोई टैक्स कल्चर बना ही नहीं कभी भी। यानी टैक्स चोरी करना एक लोगों के लिए बुरी चीज लोग समझते नहीं थे। कुल मिलाकर बात यह है कि इमरान खान को अब आटे दाल का भाव समझ में आ रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान पर इतना कर्ज पहले से ही चढ़ चुका है कि कोई भी देश अब उसे भाव देने को तैयार नहीं है। इसी साल फरवरी महीने में इमरान खान ने दावा किया था कि उनके 2.5 साल के शासनकाल के दौरान पाकिस्तान ने 20 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज अदा किया है। लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो अब भी 115 अरब डॉलर से ज्यादा है। मतलब यह कि पाकिस्तान ने कर्ज चुकाया तो है, लेकिन इस विदेशी कर्ज को अदा करने के लिए इमरान खान ने नया कर्ज लिया है और देश पर कर्ज का बोझ बढ़ाया है। और अब जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो इमरान सरेंडर के मोड में आ चुके हैं। कहा जाता है कि वैसे हम जब लोन लेने के लिए जाते हैं कहीं पे, तो हमें अगर बैठने के लिए कहा जाता है पाकिस्तानियों को, तो लेट जाते हैं। वहां पे बैठने के बजाय सीधे सीधे लेट जाते हैं कि प्लीज हमें जो है वो आप कुछ डॉलर्स दे दें ताकि हम अपना काम चलाएं, क्योंकि कमाने की आदत तो हमें है ही नहीं। मांगे तांगे पे बरसों से हम मुल्क को चला रहे हैं और आगे भी यही लग रहा है कि इसी किस्म की गवर्नमेंट्स आ रही हैं और इसी किस्म की गवर्नमेंट
अभी भी हैं, जो ये नहीं सोचती कि हमने कुछ अपना खुद भी जो है अपने आप को मजबूत करना है और अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, खुद भी कुछ खाना कमाना भी चाहिए, सिर्फ मांगे तांगे कब तक चलेगा। तो अभी फिर इनको IMF ने लोन की एक नई किस्त या इंस्टॉलमेंट जो है उसके लिए ओके कर दिया है 1.5 बिलियन। ये अच्छी बात है कि इमरान खान के पैर अब जमीन पर पड़ने लगे हैं, वरना सत्ता में आने के बाद वो कुछ ज्यादा ही उड़ रहे थे। अब जाकर उन्हें आटे तेल का भाव समझ में आया है। सच ये है कि इमरान एक लुटे पिटे देश के प्रधानमंत्री हैं, बस और कुछ नहीं। आज तक ब्यूरो। व्यापार का एक नियम होता है, कर्ज उसे ही दिया जाता है जिसमें कर्ज लौटाने की क्षमता हो। और अब तो खुद इमरान खान ने मान लिया कि कर्ज मिलना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की साख पहले ही इतनी गिर चुकी है कि उसे कोई कर्ज नहीं देना चाहता। इसी वर्ष फरवरी में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान उन टॉप 10 देशों में शामिल है जिनके पास सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज है। इस लिस्ट में अंगोला, बांग्लादेश, इथियोपिया, केन्या, मंगोलिया और नाइजीरिया जैसे देश शामिल हैं। इन 10 देशों का कुल विदेशी कर्ज वर्ष 2020 में $509 बिलियन है, जिनमें से अकेले पाकिस्तान का विदेशी कर्ज $115 से ज्यादा है। टॉप 10 कर्जदार देशों में शामिल होकर अब उन देशों की सूची में भी शामिल हो गया है जिनके लिए विदेशी कर्ज हासिल करना मुश्किल। पाकिस्तान की इतनी बुरी माली हालत के जिम्मेदार कोई एक सरकार नहीं, बल्कि पाकिस्तान में सभी सरकारों ने पाकिस्तान को कंगाल बनाने में अपना योगदान दिया है। इमरान खान उन्हीं में शामिल है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक पाकिस्तान का कुल कर्ज करीब $115 लाख था। एक साल पहले यानी 31 दिसंबर 2019 को यह $110 लाख के आसपास था। इसका मतलब है कि एक साल में पाकिस्तान के कुल कर्ज में $5000 करोड़ की वृद्धि हुई। पाकिस्तान पर इस वक्त कुल जीडीपी का 30% हिस्सा कर्ज है। अब खुद सोचिए कि जो देश पहले से ही इतने बड़े कर्ज में डूबा हो उसे कौन नया कर्ज देने को राजी होगा, और अगर देगा भी तो कड़ी शर्तों के साथ, जैसा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने किया। दरअसल IMF ने पाकिस्तान को $6 अरब का लोन देने की डील की थी जो किश्तों में पूरी होनी थी। हाल ही में IMF ने $1 अरब की किश्त ये कहकर रोक दी थी कि पाकिस्तान के पास लोन चुकाने की ताकत नहीं। IMF ने और ज्यादा लोन देने के लिए पाकिस्तान के सामने 5 शर्तें रखी। उनमें पहली शर्त है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा करना हो। दूसरी शर्त यह है कि बिजली के रेट में इजाफा करना होगा। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान संशोधन बिल लाना होगा। चौथी शर्त के रूप में टैक्स छूट को रद्द करना होगा। तो पांचवी शर्त कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए। इमरान खान ने IMF की 2 शर्तों को तुरंत मान लिया, क्योंकि ये आवाम से जुड़ी थी। बिजली के रेट करीब ₹4.25 प्रति यूनिट बढ़ा दिए गए और पेट्रोल की कीमतों में ₹20 प्रति लीटर तक इजाफा कर दिया गया। बाकी 3 शर्तें पूरी नहीं कर पाए, जिसके बाद IMF ने भी पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया। इमरान खान की इन आर्थिक नीतियों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क किया, जिसकी चर्चाएं अब पाकिस्तान में आम हो चुकी। पैसा देते हैं तो उनको ये गारंटी भी चाहिए होती है कि ये पैसा वापस मिले, और वो तब मिलेगा जब वो अपनी कंडीशंस उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे इनका ऑफिस भी होता है, मतलब जो मुल्क इनसे लोन लेते हैं तो वहाँ पे इनके ऑफिस होते हैं और ये वहाँ के हालात को, सारी चीजों को देखते हैं कि इनका जो रेवेन्यू है वो कितना है, टैक्सेस कितने हैं, और मतलब बाकी चीजें कैसी चल रही है, क्या ये पे बैक भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो तब जाके ये दिया जाता है। डॉलर के जो प्रेशर था रुपए के ऊपर वो भी बहुत ज्यादा था। आपने इसी महीने मतलब एक हफ्ता पहले तकरीबन 177 को टच किया, हिस्ट्री हाईएस्ट प्राइस जो थी डॉलर की, और उसकी वजह ये थी कि IMF हमें पैसे नहीं दे रहा था। हमारी हुकूमत मजबूर है कि जो इंटरनेशनल कीमतें बढ़ रही हैं उसके साथ हमें चलना पड़ेगा। हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है अपने जेब से दे। अपने जेब से अगर हुकूमत दे सकती थी, मैक्सिमम जितना दे सकती थी, पूरी दुनिया के अंदर मैं दावे से कहता हूँ कि जिन मुल्कों में तेल भी निकलता है ना, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा तेल सस्ता पाकिस्तान के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान 0 टैक्स ले रही है तेल के ऊपर। 0 टैक्स पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। तो सर पेट्रोल आखिरी दफा कब देखा था आपने? डलवाया छोड़ दीजिए। रोज डलवाते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगा सीरियस शो है, आपने लतीफे सुनाए। पेट्रोल की कीमत हमारे इख्तियार में नहीं है। हमने IMF के साथ मुआहिदा किया है। पेट्रोल का मुआहिदा हमने किया है कि उसको हम आहिस्ता आहिस्ता 200 पे पी लीटर पहुंचाएंगे और हम डॉलर को पहुंचाएंगे 300 पे।
साफ कौम को बता दे। आप लोग कभी इधर से पकड़ते, कभी उधर से पकड़ते, सीधा सीधा बात लोगों को कर ले कि आप लोगों ने मुल्क को IMF के सामने सरेंडर किया है। विरोधाभास देखिए कि इमरान सरकार को अपनी आवाम से कम खाने की हिदायतें देनी पड़ रही हैं और उनकी बात वो करते हैं कश्मीर की आवाम के हक की, लेकिन सच तो यह भी है कि जब आवाम ही देश के प्रति अपना फर्ज न समझे तो उस मुल्क को दूसरों के आगे हाथ फैलाने से कौन बचा सकता है। इमरान खान ने इस्लामाबाद में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का उद्घाटन किया है। ट्रैक एंड ट्रेस एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए टैक्स जो लोग नहीं भरते हैं उन लोगों को खोजा जाएगा और उनसे टैक्स वसूला जाएगा। हैरानी की बात है कि 22 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में सिर्फ 30 लाख लोग टैक्स देते हैं। इनमें से 10 लाख लोग वो हैं जो सिर्फ टैक्स भरते हैं, रिटर्न्स भरते हैं, कोई रकम नहीं देते। मतलब सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स देते हैं। कुछ वक्त पहले इमरान खान के फाइनेंस एडवाइजर शौकत तरीन ने यहां तक कह दिया था कि मुल्क में जो लोग इनकम टैक्स और GST नहीं देंगे उनको मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि जिस देश के लोग पहले से ही कर्ज के जाल में फंसे हों वहां इनकम टैक्स देने की किसको पड़ी है। यानी पाकिस्तान इस वक्त कंगाली की जिस खाई में गिरा है वो खाई उसके खुद अपने आप खुद ही है। इमरान खान अगर वास्तव में पाकिस्तान के हालात सुधारने पर जोर देते तो ये नौबत नहीं आती, जिसका नतीजा यह हुआ कि इमरान को जनता के बीच अपनी लोकप्रियता घटने का शौक लगा, इसीलिए वो अब इमोशनल हो रहे हैं। गैलप इंटरनेशनल की एक सर्वे रिपोर्ट में पाकिस्तान के 53% लोगों ने माना कि इमरान सरकार में देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई। 23% पाकिस्तानी आवाम ने कहा कि इमरान सरकार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सर्वे में खुलासा हुआ कि 66% पाकिस्तानी इमरान सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। 59% लोगों ने कहा कि इमरान सरकार का प्रदर्शन पिछली सरकारों से खराब है। 62% आवाम ने कहा कि इमरान सरकार के दौर में देश सही दिशा में नहीं जा रहा है। सर्वे में 53% पाकिस्तानियों ने इमरान सरकार में महंगाई को सबसे बड़ी समस्या माना, जबकि 23% पाकिस्तानियों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नए पाकिस्तान का वादा करके सत्ता में आए इमरान खान को 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पाकिस्तान की कंगाली दूर नहीं हुई बल्कि बढ़ती चली गई और अब हालत यह हो गए हैं कि दुनिया का कोई देश उसे कर्ज देने को तैयार नहीं है। अगली खबर उन 10 करोड़ निवेशकों के लिए जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में अपना करोड़ों रुपया निवेश कर रखा है। अब यह तय हो चुका है कि संसद के शीतकालीन सत्र में भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कानून लाने जा रही है। सिर्फ इस एक खबर से पिछले 48 घंटे में क्रिप्टो करेंसी के बाजार की क्रैश लैंडिंग हो गई। क्रिप्टो करेंसी के दाम आसमान से गिरकर जमीन पर आ चुके हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करें। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले इस बिल का नाम है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। इसमें साफ साफ शब्दों में यह लिखा गया है कि भविष्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी डिजिटल करेंसी को छोड़कर बाकी सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाया जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल करने में भारत पहले नंबर पर है। देश के करीब 10 करोड़ निवेशकों और ट्रेडर्स के क्रिप्टो करेंसी में करीब 70,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि देश में क्रिप्टो करेंसी की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था चल रही है जिस पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है, लेकिन अब इस पर लगाम लगाई जा रही है। दूसरा पहलू यह है इसका कि देश में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लोगों की औसत उम्र 22-24 साल है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों में रहने वाले करीब 19% युवा अगले 6 महीने में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले हैं। यानी देश की युवा पीढ़ी क्रिप्टो करेंसी के जरिए अमीर बनने के सपने देख रही है। अब यह भी समझिए कि केंद्र सरकार को क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सरकार के अनुसार क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल डिजिटल एक्सचेंज पर होता है और इसे हैक करने का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में निवेशक का पैसा साइबर अपराधियों तक पहुंच सकता है। इसके अलावा पिछले कुछ समय में यह बात सामने आई कि ड्रग डीलर्स और दूसरे अपराधी पैसे के लेन देन में क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में भी क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्रिप्टो एक्सचेंज की जांच करना बहुत मुश्किल है। इसके अपराधियों की पहचान सामने नहीं आ पाती। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर पीएम मोदी इस बात का इशारा कर चुके हैं कि देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर नया कानून लाया जा सकता है। अब जब तय हो चुका है कि बिल आने वाला है तो इस खबर से क्रिप्टो करेंसी के दाम लगातार गिर रहे हैं। निवेशकों में खलबली मची हुई है। यह सवाल है कि आगे क्या होगा। अगर क्रिप्टो करेंसी को लेकर आपके मन में सवाल है तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। इसमें आपका भ्रम और भय दूर हो जाएगा। क्रिप्टो मार्केट कितना गिरेगा, कब तक गिरेगा,
क्या क्रिप्टो में किया गया निवेश पूरी तरह डूब जाएगा? क्या क्रिप्टो करेंसी बेचने का यह सही वक्त है या अभी और रुकना चाहिए? केंद्र सरकार ने जैसे ही क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने का ऐलान किया, तब से देश के 10 करोड़ निवेशकों और ट्रेडर्स की नींद और चैन दोनों उड़ गए हैं। उड़े भी क्यों नहीं, क्योंकि इन लोगों के 70,000 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी में लगे हुए हैं। अगर सरकार ने बिल में क्रिप्टो को पूरी तरह बैन कर दिया तो इन लोगों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्रिप्टो बिल की खबर से बाजार लगातार गिर रहा है, निवेशकों का पैसा लगातार डूब रहा है। सबके मन में सवाल ही सवाल हैं। जब कल ऐसी खबरें आई मीडिया में कि सरकार ये विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक बिल लाने वाली है, तो ये वेलकम मूव मैं कहूंगा, क्योंकि एक क्लैरिटी आ जाएगी भारत में जिसको उसमें निवेश करना है उनके लिए। जहां तक और ये न्यूज में ऐसा भी आया कि शायद गवर्नमेंट इसमें अभी बिल देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात जरूर है कि इसमें कुछ ही प्राइवेट करेंसी को अप्रूवल मिलने वाला है और उस वजह से सारी करेंसियों के कल भारत में जो भाव है वो गिरेंगे। तो ये एक अच्छी बात होगी कि गाइडलाइंस आ जाएंगी, कौन नोडल एजेंसी होगी, यानी बेसिकली फेयरली रेगुलेटेड जो अभी नहीं है ये क्रिप्टो करेंसी का फील्ड, वो हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी पर बिल की खबर के बाद 23 नवंबर को सभी क्रिप्टो करेंसी का बाजार धराशायी हो गया। क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले बिटकॉइन की कीमत 15% से गिरकर 40,28,000 रुपए हो गई। इसके अलावा एथेरियम लगभग 12% से गिरकर 3,05,114 रुपए और टीथर में लगभग 6% की गिरावट के साथ कीमत 76 रुपए हो गई। इसके बाद आज यानी बुधवार को भी भारतीय एक्सचेंजों पर क्रिप्टो करेंसीज में भारी गिरावट देखी गई। बिटकॉइन में करीब 11% की गिरावट, एथेरियम में 9% की गिरावट और टीथर की कीमत करीब 12% गिर गई। क्रिप्टो करेंसी पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई पिछले कई वर्षों से कोशिश कर रही थी, लेकिन अब भारत सरकार शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी बिल का मसौदा तैयार कर चुकी है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की ये दलील है कि क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बैन करना संभव नहीं है, इसलिए सरकार क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बंद करने के बजाय रेगुलेट करेगी। कुछ तर्क ये भी हैं कि सरकार क्रिप्टो करेंसी से मिलने वाले रिटर्न को टैक्स के दायरे में ला सकती है। इससे निवेशकों को ट्रेडिंग में राहत और सरकार को राजस्व में बहुत फायदा होगा। तीसरी और सबसे खास बात, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा सरकार कुछ शर्तों के साथ निवेशकों को एक समय सीमा दे सकती है ताकि वो अपनी क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबल बाजार में बेच सकें। किसी का भी कार्ड यूज करिए, वीजा कार्ड यूज करिए, कुछ भी करिए, तो आप उसमें जितना आपने इंटरैक्ट करने के लिए जो आपने पेमेंट करना है उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस दे देते हैं। सो इसी के लिए क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है और उसको ब्लॉकचेन पे डाला जाता है सो दैट उसको कोई मैनिपुलेट भी ना कर सके और वो ओपन लेजर है। हर कोई देख सकता है कि यहाँ से पैसा इसने इसको भेजा, इसने पैसा इसको भेजा। और सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा, जैसे कि सपोज करिए कि आपने मेरे को पैसा भेजा, मैंने किसी और को पैसा भेजा, लेकिन वो पैसा निकलेगा तो किसी एक्सचेंज से ही। अगर उसका फिएट करेंसी में कन्वर्ट होगा तो वो किसी एक्सचेंज से ही वापस आएगा, राइट। और आप वहां पे कोई भी गवर्नमेंट उसको वहां पे ट्रैक कर सकती है कि वहां पे चल क्या रहा है। सो देयर इज नो फियर, आप उसको रेगुलेट करिए बहुत अच्छे से एक्सचेंज के साथ मिलके। सरकार क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करेगी या फिर कुछ शर्तों के साथ इसकी ट्रेडिंग की इजाजत मिलती है, ये तो बिल आने के बाद ही साफ हो सकेगा। लेकिन सरकार क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है तो बिटकॉइन सहित दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में निवेश करने वालों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके बाद बैंक और आपके क्रिप्टो एक्सचेंजों के बीच लेन देन बंद हो जाएगा। आप क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए अपनी लोकल करेंसी को बदल नहीं पाएंगे और ना ही उसे कैश कर पाएंगे। कई एक्सपर्ट की राय यह है कि लोग अपनी क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबल एक्सचेंज में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिन देशों में क्रिप्टो पर कोई बैन ना हो। इसके अलावा ग्लोबल वॉलेट में भी क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन इस कदम पर भी सरकार की पैनी नजर रहने वाली है। ये सारी जो साइबर क्राइम की इकोनॉमी है, ये चल रही है इस समय क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है,
वो ब्लॉकचेन है और वो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का उपयोग ज्यादातर अब ड्रग्स में, मनी लॉन्ड्रिंग में और इवन टेरर फाइनेंस में हो रहा है। इसके चारों ओर एक रेगुलेशन इसलिए भी लाना जरूरी है क्योंकि एक स्पेकुलेटिव बबल सा तैयार हो गया है जिसमें निवेशक अपना पैसा लगा रहे हैं और यहाँ पर जो निवेशक है उसको कोई भी प्रकार का प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है। कल चल के अगर कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज खत्म हो जाए या क्रिप्टो करेंसी कोलैप्स हो जाए या हैक हो जाए तो कोई भी प्रकार का प्रोटेक्शन किसी को इसमें मिलता नहीं। बिल के बारे में सुनकर बहुत से निवेशक क्रिप्टो करेंसी को बेचने का मन बना चुके हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि एक तो मार्केट लगातार गिर रहा है, भाव कम होते जा रहे हैं और दूसरा जब ये लोग अचानक से अपनी क्रिप्टो करेंसी बेचने लगते हैं तो मार्केट क्रैश कर जाता है। कुछ महीने पहले जब चीन ने क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था तब भी इस तरह की समस्या सामने आई थी। कुल मिलाकर ये धैर्य के साथ इंतजार का समय है। अब देखना यह है कि क्रिप्टो करेंसी वाले बिल में निवेशकों को क्या मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पिछले कुछ समय से अंतरिक्ष में एक विशाल एस्टेरॉयड यानी उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। इस संकट से टकराने के लिए आज नासा ने एक रॉकेट लॉन्च किया। उम्मीद की जा रही है कि इस टक्कर से उल्कापिंड का रास्ता बदल जाएगा। इसके लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने डार्ट नाम का मिशन कैलिफोर्निया के वेंडेबर्ग स्पेस फोर्स से लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने अपने फैल्कन रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा। यह स्पेसक्राफ्ट एक फुटबॉल के मैदान के बराबर विशाल उल्कापिंड से टकराएगा। सब कुछ ठीक रहा तो यह टक्कर 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मिशन कामयाब रहता है तो भविष्य में पृथ्वी को उल्कापिंडों के हमलों से बचाया जा सकता है। यह मिशन कितना जरूरी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई 100 मीटर का उल्कापिंड भी धरती से टकरा गया तो एक पूरे महाद्वीप पर तबाही मचा सकता है। Liftoff of Falcon 9 and DART on NASA's first planetary defense test to intentionally crash into an asteroid. नासा ने अपना एक अनूठा मिशन लॉन्च कर दिया है जिसका मकसद है 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक एस्टेरॉयड से टकराना। नासा के इस मिशन का नाम है डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, मतलब 2 उल्कापिंडों की दिशा बदलने का टेस्ट। डार्ट मिशन का मकसद ये जानना है कि क्या धरती की तरफ बढ़ते किसी उल्कापिंड की दिशा बदली जा सकती है। जिस उल्कापिंड पर नासा डार्ट स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमला करेगा उसका नाम है डिडिमोस। डिडिमोस उल्कापिंड का साइज एक फुटबॉल मैदान के बराबर है। डिडिमोस के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ एक छोटा चंद्रमा जैसा पत्थर भी है। नासा इस छोटे चंद्रमा जैसे पत्थर को निशाना बनाएगा जो डिडिमोस से टकराएगा। इसके बाद पता लगाया जाएगा कि टकराने की वजह से उल्कापिंड की गति और दिशा में क्या बदलाव आया है। Understand what it is that they can do and should do in the event that there was an incoming threat. ये नासा का ट्रायल मिशन है, यानी डार्ट स्पेसक्राफ्ट जिन उल्कापिंडों से टकराएगा उनसे धरती को कोई खतरा नहीं है। ये टारगेट नासा ने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चुने हैं। इन उल्कापिंडों से डार्ट की टक्कर अगले साल सितंबर-अक्टूबर के बीच हो सकती है। जब ये दोनों उल्कापिंड धरती के बेहद नजदीक लगभग 68 मील की दूरी पर होंगे। उल्कापिंडों से टकराने से पहले डार्ट स्पेसक्राफ्ट सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाएगा। The kind of object that DART is going to visit is an object that's about the size of the Washington Monument. Those kinds of objects hit us every few thousand years, and they would cause severe damage to on a regional scale. अगर नासा का यह मिशन सफल होता है तो भविष्य में उल्कापिंडों के टकराने से धरती पर विनाश की संभावना को खत्म किया जा सकेगा। स्पेसक्राफ्ट उल्कापिंड से 24,140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराएगा।
ताकि एस्ट्रॉइड की दिशा में होने वाले बदलाव को रिकॉर्ड किया जा सके। साथ ही ये भी पता किया जा सके कि क्या टकराव से दिशा बदलेगी या नहीं। नासा को उम्मीद है कि टक्कर की वजह से उल्कापिंड की रफ्तार में करीब 1% की कमी आएगी और टक्कर से उल्कापिंड के ऑर्बिट में भी बदलाव होगा। टक्कर के दौरान एस्ट्रॉइड के वातावरण, धातु, धूल, मिट्टी आदि का भी अध्ययन किया जाएगा। नासा का कहना है कि अगर डिमॉर्फोस और डिडिमॉस के चक्कर लगाने के टाइम में 73 सेकंड की भी बढ़ोतरी होती है तो माना जाएगा कि मिशन सफल रहा। Target for the DART mission is the Didymos asteroid system, named Didymos. And it's important to state up front that Didymos is not a threat to the Earth. So this is not a threat to the Earth. This asteroid is not on a collision course with the Earth. This is a good way to do this first test to demonstrate this technology. नासा का ये मिशन अगर सफल रहा तो धरती से किसी उल्कापिंड के टकराने का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नासा ने अंतरिक्ष में कुछ ऐसे उल्कापिंड पहचाने हैं जो इतने बड़े हैं कि अगर उनके आकार का कोई पत्थर अमेरिका पर गिरता है तो पूरे राज्य को तबाह कर देता है। अगर ये समुद्र में गिरता है तो बड़ी सुनामी ला सकता है, जिसको लेकर हॉलीवुड में एक मूवी भी बन चुकी है। हालांकि वो सिर्फ एक फिक्शन था। नासा ने कम से कम अगले 100 साल तक ऐसी किसी घटना के होने की संभावना को पूरी तरह खारिज किया है। लेकिन ऐसा कभी तो हो ही सकता है। नासा ने आज जो मिशन डार्ट लॉन्च किया है, ये उसी आने वाले खतरे से निपटने की प्रैक्टिस है। आज तक ब्यूरो। नासा के वैज्ञानिकों ने धरती की ओर बढ़ रहे उल्कापिंड से टकराने वाला मिशन लॉन्च किया है, तो उधर दुश्मनों से टकराने के लिए भारतीय सेना के मिशन को मजबूत करने वाले कदम उठाए जा रहे हैं। रूस की AK-203 राइफलों के भारत में निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। AK-203 राइफलों पर रूस के साथ साथ रक्षा सौदे को भारत में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मंजूरी मिली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत आने वाले हैं। उनकी यात्रा से पहले इस अहम रक्षा समझौते की अड़चनें दूर हुई हैं। रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भारत रूस रक्षा संबंधों की जो मजबूत नींव पड़ी है, उस रक्षा संबंध को आगे बढ़ाएगा क्लाशनिकोव राइफल सीरीज का AK-203। भारत के रक्षा मंत्रालय के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने 5,000 करोड़ रुपयों के इस रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है। भारत रूस की इस डील के तहत AK-203 राइफलें उत्तर प्रदेश की अमेठी की फैक्ट्री में बनेंगी। 10 वर्षों में 7.5 लाख AK-203 राइफलों को मेक इन इंडिया के तहत बनाना है, लेकिन पहली 70,000 राइफलों में रूसी कलपुर्जे लगेंगे और तब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काम पूरा कर लिया जाएगा। AK-203 का मैन्युफैक्चरिंग कोरवा में होगा, अमेठी में। इससे हम लोग का एक मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने से हम लोग के पास कैपेबिलिटीज भी रहेंगी कि राइफल को हम लोग जिस तरह से उसका थोड़ा मेंटेनेंस करना होगा, स्पेयर पार्ट्स करना होगा, ये हमारे लिए इजियर भी हो जाएगा। AK-203 राइफलों के समझौते को DAC की मंजूरी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के करीब 2 हफ्ते पहले मिली है। भारत रूस सालाना बैठक के लिए दिसंबर के पहले हफ्ते में पुतिन भारत आ रहे हैं। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने जैसे रक्षा समझौते हो सकते हैं। लंबे समय से अटके रहे AK-203 राइफलों के समझौते को भारत में मंजूरी पुतिन की यात्रा को फील गुड फैक्टर दे रहा है। वैसे इस पर सैद्धांतिक सहमति पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मॉस्को यात्रा के दौरान बन गई थी। भारत और रूस के बीच में AK-203 असॉल्ट राइफल का समझौता भारतीय सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस समझौते के तहत आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भारतीय सेना के लिए करीब 7.5 लाख असॉल्ट राइफल तैयार की जाएंगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगले महीने भारत यात्रा से पहले रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम देना शुरू कर दिया है और इस बीच भारत सरकार ने
AK-203 असॉल्ट राइफल के समझौते को हरी झंडी देकर एक बड़ा संदेश दिया है। AK-203 AK सीरीज की अपग्रेडेड राइफल है। इस्तेमाल करने में सुविधाजनक AK-203 राइफलें 3.8 किलोग्राम वजन की हैं। कम मेंटेनेंस की जरूरत वाली AK-203 राइफलें भारतीय सेना की इंसास राइफलों की जगह ले सकेंगी। निर्माण शुरू होने के 32 महीनों बाद इन्हें भारतीय सेना को सौंपा जा सकेगा। 5,000 करोड़ का ये जो डील है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इससे हम लोग के डिफेंस कॉरिडोर में, जिस तरह से हम लोग अभी यूपी में डिफेंस कॉरिडोर के लिए डिफेंस कंपनीज आ रहे हैं, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। AK-203 का भारत में निर्माण रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक और कदम भी साबित होगा। मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।